नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में, इस डिस्कशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। और जो यह मुद्दा है वह है डीवर्मिंग। पिग फार्मिंग में कई बार पिग के अंदर, सुगर के अंदर कृमि की समस्या होती है। आखिर इस समस्या को किस प्रकार से हैंडल किया जाए? सबसे पहले हम देखेंगे कि किन किन कंडीशन में आपको यह सोचना चाहिए कि डीवर्मिंग करवाना आवश्यक है, बिल्कुल करवा ही लेना चाहिए। तो सबसे पहला तो जब आप वैक्सीनेशन के बारे में सोचते हैं, जब अपने पशुओं में वैक्सीनेशन करवाने जाते हैं, चाहे वह एफएमडी का हो या स्वाइन फीवर का हो या किसी अन्य बीमारी के लिए आप वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, तो वैक्सीनेशन से पहले आपको डीवर्मिंग जरूर करवाना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी पशुओं में देखें, उनकी आंखों का जो कंजंक्टिवा है, जो आंखों के नीचे का ऐसे स्किन हल्का सा हटाकर, फिर जब आप आंखों को देखेंगे तो वह पिंक कलर का होना चाहिए। लेकिन यदि वह पिंक कलर का नहीं है, थोड़ा हल्का पिंक है या फिर पेल है या फिर वो वाइट सा दिख रहा है, तो इस कंडीशन में आप समझ जाए कि जो पशु है उसमें आपको डीवर्मिंग करवाना चाहिए। क्योंकि पशु में जो ग्रोथ है, उसकी जो वृद्धि है वो बढ़िया से नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ अच्छा नहीं है। इसकी वजह से जो आपके जो कंजंक्टिवा है वह पेल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है, यदि पशुओं के दांत, आपके जो सूकर है, फार्म पर जो सूकर है, उनमें आप पाएंगे कि कई सारे पशुओं में दांत किटकिटाने का समस्या है, वह दांत बहुत ज़्यादा किटकिटा रहे हैं। तो आप उससे भी समझ लीजिए कि आपके जो पशु है उसमें डीवर्मिंग करवाने की आवश्यकता है। यदि आप अपने पशुओं को बहुत अच्छा हाइजीनिक खाना नहीं खिला रहे हैं, आप किचन वेस्ट या फिर होटल वेस्ट के ऊपर अपने पशुओं को पाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ये डीवर्मिंग करवाना आवश्यक होता है। क्योंकि उस कंडीशन में पेट में कीड़ा अक्सर हो जाते हैं। और ऐसे कंडीशन में जब पशुओं के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो फिर जो भी खाना आप उसे खिलाते हैं वह पशु के बॉडी में वृद्धि करने के लिए, पशु में ग्रोथ करने के बजाय, वह जो पेट में जो कीड़े होते हैं वह उन खानों को खाते रहते हैं और आपके पशु दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हैं। इसके अलावा जो यह वर्म्स है, ये पशुओं के गोबर के थ्रू भी फैल सकते हैं। जो बीमार पशु है, उनके जो गोबर है, वहाँ पर यदि कोई दूसरा स्वस्थ पशु होगा तो उन गोबर के कांटेक्ट में जब वो आएंगे, तो या फिर जो फूड है, जो खाने का जो सामान है, वो उसके कांटेक्ट में आएगा, तो वहाँ से भी इस तरीके के जो वर्म होते हैं वो स्वस्थ पशु में जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पशु में यदि ग्रोथ बहुत प्रॉपर नहीं आ रहा है, आप देख पा रहे हैं स्टंटेड ग्रोथ है, ग्रोथ आपके मुताबिक नहीं हो पा रहा है, आप सोच रहे हैं कि लगभग 6 महीने में, 7 महीने में आपका पशु तैयार हो जाना चाहिए, 8 महीने 9 महीने में लगभग 80-90 किलो का हो जाना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो आप यह मान सकते हैं कि आपके पशु में वर्म की समस्या हो सकती है। तो इन कंडीशन में आपको डीवर्मिंग करवाना आवश्यक होता है। इसके अलावा एक दो और कंडीशंस है। जब ये वर्म्स होते हैं, कुछ वर्म्स पशुओं के लंग में चले जाते हैं, और जब पशुओं के लंग में इन्फेक्शन होता है इन वर्म्स का, तो उन पशुओं में खांसी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके पशु बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आपको डीवर्मिंग करवा देना चाहिए। इसी प्रकार से लंग के अलावा ये जो वर्म्स है वो लीवर में भी जा सकते हैं, और यदि लीवर में चले गए तो जॉन्डिस या फिर पीलिया रोग जिसे कहा जाता है, इस तरीके की समस्याएं होती है। और साथ ही साथ पशुओं में भूख बहुत कम लगता है। तो यदि इस तरीके की समस्याएं आपको अपने पशुओं में दिख रही है, तो आप यह मान सकते हैं कि आपके पशुओं में वर्म की प्रॉब्लम है और उनकी डीवर्मिंग आपको करवा लेनी चाहिए। अब देखते हैं कि आखिर इस डीवर्मिंग के रूटीन को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो जो आपके ग्रोइंग पिगलेट होते हैं, उसमें लगभग 8 हफ्ते के अंतराल पर आपको डीवर्मिंग करवाना चाहिए। 8 हफ्ते का मतलब है कि लगभग 2-2 महीने पर आपको जो ग्रोइंग पिगलेट है उसमें आप यह डीवर्मिंग करवा सकते हैं। तो लगभग 6 महीने के समय तक, जन्म के बाद 6 महीने के समय तक
आप 2-2 महीने पर यह डिवर्मिंग करवा सकते हैं। इसके बाद जब 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है पशु का एज, वह एडल्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप 6-6 महीने के अंतराल पर आप डिवर्मिंग करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आखिर पहली बार डिवर्मिंग कब करवाना चाहिए। तो जहाँ तक पहली बार डिवर्मिंग का सवाल है, तो आप 21 दिन के एज पर डिवर्मिंग करवा सकते हैं। लेकिन कई बार जो पशुपालक होते हैं वो 21 दिन के एज पर नहीं करवाते हैं, और सही है, यदि आप बहुत ही हाइजेनिक कंडीशन में पशु को पाल रहे हैं, वो पशु अपनी माँ के साथ है, माँ का दूध पी रहे हैं, और आपने उनकी माँ में ऑलरेडी डिवर्मिंग करवा रखा है, तो दूध के जरिए भी वो प्रोटेक्शन मिलता रहता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको, जब आप पशु की वीनिंग, जब पिगलेट है उसकी जब आप वीनिंग करते हैं, माँ से अलग करते हैं, तो आपको इस स्टेज पर डिवर्मिंग जरूर से करवा लेना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बातें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इस स्टेज पर जब आप पहली बार डिवर्मिंग करवा रहे हैं, तो आपको इंजेक्टेबल डिवर्मिंग नहीं करवाना चाहिए, यानी इंजेक्शन के फॉर्म में डिवर्मिंग नहीं करवाना चाहिए। आप यहाँ पर पाउडर के फॉर्म में डिवर्मिंग जो है पाउडर यूज कर सकते हैं, या फिर लिक्विड फॉर्म में जो डिवर्मर अवेलेबल है उसको यूज कर सकते हैं। आप आइवरमेक्टिन या डोरामेक्टिन इसे यूज ना करें, क्योंकि ये इंजेक्टेबल होते हैं। आप पिपराजिन यूज कर सकते हैं, ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है और लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाते हैं। यदि लिक्विड फॉर्म में आप इसे यूज कर रहे हैं, तो जो आपके वीनिंग के समय जब आप माँ से अलग करते हैं पशु को, तो उस समय लगभग जो पिगलेट होता है उसका वजन 7 से 8 केजी का होता है। तो इस वजन पर आपको लगभग 4 से 5 ml तक पिपराजिन आप पिला सकते हैं। और यहाँ पर एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप चाहे इस स्टेज पर डिवर्मिंग करें या फिर एडल्ट स्टेज पर बाद में डिवर्मिंग करें, मेडिसिन कौन सा डिवर्मर यूज कर रहे हैं और कितना यूज कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का तात्पर्य है कि आपने डिवर्मर यूज किया लेकिन सूटेबल डिवर्मर यूज नहीं किया, और साथ ही साथ आपने उसकी डोज का ध्यान नहीं रखा, तो वो बिल्कुल वैसा ही है कि आपने डिवर्मिंग नहीं किया। यदि आपने लो डोज में दे दिया है डिवर्मिंग, तो आप मान कर चले कि वो डिवर्मिंग नहीं करवा रखा, और यदि आपने हाई डोज में दे दिया तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से आप डिवर्मिंग करवाते समय किस डोज में देना है यह बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा आप रूटीन डिवर्मिंग में, जैसे कि गिल्ट है, गिल्ट कहने का तात्पर्य है जो कि अभी बच्चे जन्म नहीं दिए, पहली बार अब बच्चे को जन्म देगी, तो जब भी आप उसकी मीटिंग करवाएंगे, तो मीटिंग से 7 से 14 दिन पहले, मीटिंग से 7 से 14 दिन पहले आपको उस मादा की डिवर्मिंग करवा देनी चाहिए। अब जब पशु प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेग्नेंट होने के बाद जब वह फेरोइंग करने वाली है, बच्चों को जन्म देने वाली है, तब उस समय 10 से 14 दिन पहले आपको एक बार फिर से डिवर्मिंग करवा देना चाहिए। इन डिवर्मिंग का फ़ायदा यह होगा कि जो बच्चे आएंगे, जो पिगलेट आएंगे, उनको यदि आप शुरुआती दिनों में उसकी डिवर्मिंग नहीं भी करवाएंगे, तो भी उस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा वर्म से बचे रहेंगे। अब जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि जब भी आप डिवर्मिंग करें तो पशुओं का वजन के हिसाब से डिवर्मिंग होना चाहिए। अब जो किसान होते हैं, पशुपालक होते हैं, उनके पास पशुओं के वजन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो होता नहीं है जनरली, तो किस प्रकार से पशु का वजन निकाल सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सिंपल तरीका है जिसके को ध्यान में रखते हुए आप पशुओं का वजन, अप्रॉक्सीमेटली पशुओं का वजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इस बारे में एक बाद में जब वीडियो बनाऊंगा तो इसको पूरे विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मोटा मोटी आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप वजन को कैलकुलेट कर सकते हैं बिना वेइंग मशीन का। तो वजन को कैलकुलेट करने के लिए आपको पशु का लेंथ मेजर करना है। पशु का जो लेंथ होगा वह पशु के कान के पास से आप लेंथ लेना शुरू करेंगे, जहाँ से कान शुरू होता है वहाँ से आप उसकी लेंथ लेना शुरू करेंगे, और जहाँ पर टेल शुरू होता है उस पूरी लंबाई को लेंगे आप, और इस लेंथ को आप
इंच में लेंगे। ठीक है। अब आपने पशु की लंबाई ले ली। अब पशु का जो है गर्थ लेंगे। गर्थ कहने का मतलब है कि शोल्डर के पास जो पूरा उसका एक चक्कर घुमाकर और उसकी पूरी गर्थ ले लेंगे, उसकी मोटाई ले लेंगे। अभी आपने इन दोनों चीज़ों को ले लिया, आपने लेंथ ले लिया, आपने गर्थ ले लिया, और ध्यान रखें कि ये इंच में होने चाहिए। इसको करने के बाद आपके यदि पशु देख ले, ध्यान रखें कि आपके पशु यदि मीडियम साइज के हैं, बहुत ना तो दुबले पतले हैं ना ही बहुत हैवी है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि लेंथ को मल्टीप्लाई करना है गर्थ के साथ और उसको डिवाइड कर देना है 11 के साथ। तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वह पशु का वजन होगा। लेकिन ध्यान देने की बात है कि यह वजन जो होगा यह वजन पाउंड में होगा। तो पाउंड को केजी में बदलने के लिए आपको फिर से इस वैल्यू को 2.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2.2 से आप उसको डिवाइड कर देंगे तो जो वजन आएगा वह वैल्यू जो होगा वह केजी में आएगा। तो इस प्रकार से आप पशु के वजन को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो पतले पशु है, बहुत लीन पशु है, तो उसमें आपको जो डिवाइड 11 से किया था अब 12 से करना पड़ेगा। और यदि आपके पशु बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको जो डिवाइड करना है वो 10 से डिवाइड करना है। तो मैं अलग से जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से आप पशु के वजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने जब पशु के वजन को कैलकुलेट कर लिया है तो इसके आधार पर ही आपको पशु को जो डीवर्मिंग है उसका जो डोज है वो देना है। अब देखेंगे कि आखिर आपके जो शुकर है उसमें कौन सी मेडिसिन को यूज करना चाहिए, कौन सी दवाएं आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर शुकर फार्म पर ये जो वर्म होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। ये जो वर्म है मेनली 3 तरीके के होते हैं, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म और फ्लूक। और जहाँ तक शुकर की बात है तो शुकर में जो सबसे ज़्यादा समस्या होता है वह राउंड वर्म का होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो पिग फार्म पर हम वर्मीसाइड यूज करते हैं, डीवर्मिंग के लिए जो दवाएं यूज करते हैं वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। पिपराजिन यूज करते हैं, अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, डोरामेक्टिन, हाईटेक, ये कुछ एक दवाई यूज करते हैं। और जो मैं सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैंने नाम लिया है वह उसकी पोटेंसी के हिसाब से है। कहने का तात्पर्य है कि पिपराजिन कम पावरफुल होगा और हाईटेक काफ़ी पावरफुल होगा। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप दवाएं देते हो, पशु को जब दवा देते हो तो लो पावर से हाई पावर की तरफ जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको शुरुआत में ही हाईटेक यूज कर लिया, क्योंकि हाईटेक लेटेस्ट जनरेशन की दवा है। यदि उसके प्रति रेसिस्टेंस आ गया तो आप बाद में अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, डोरामेक्टिन ये सब यूज करेंगे, आइवरमेक्टिन यूज करेंगे तो ये सब बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। तो इस वजह से जो लो पावर के जो दवाएं हैं वो वहाँ से शुरुआत करें। यदि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो हाई पावर की दवा को यूज करें। शुरू में ही हाई पावर की दवा को यूज ना किया जाए। और जहाँ तक डोज की बात है तो अल्बेंडाजोल जो है वह 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। पिपराजिन के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। और जहाँ तक प्रेग्नेंट एनिमल में कौन सी डीवर्मर देना चाहिए तो फेनबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन ये जो दोनों हैं ये सेफ है प्रेगनेंसी के समय के लिए। और आइवरमेक्टिन की डोज की बात की जाए तो 1 मिलीलीटर पर 33 केजी यानी 33 किलो पर 1 ml आइवरमेक्टिन आप दे सकते हैं। और यह जो आइवरमेक्टिन है यह आपको सबक्यूटेनियस यूज करना चाहिए, यानी स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे आपको इसे देना चाहिए। डोरामेक्टिन की बात की जाए तो इसका जो डोज है वो सेम है जो आइवरमेक्टिन में मैंने आपको बताया था, 1 ml पर 33 केजी। और इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वह इंट्रामस्कुलर है, यानी कि इसे मांस में दिया जाता है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैंने किस प्रकार से डीवर्मिंग को आपको उपयोग में लाना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी जो भी समस्याएं मैंने बताई, इस तरीके की समस्याएं आपके पशुओं में दिख रहा है, लगभग मैंने 8 समस्याएं बताया था। यदि इस तरीके की समस्याएं आपको अपने फार्म पर दिखती है तो आपको
जाना चाहिए डीवर्मिंग की तरफ। और मैं होप करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। यदि कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी शंका को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।